अब वोटरों में जोशो खरोश कैसा है, और इसके अलावा जो ईवीएम की खराबी या इस तरह की जो परेशानियां आ रही इसे लेकर आवाम को और वोटर्स का क्या कुछ रुझान है, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी जो वोटिंग की शुरुआत हुई है, अभी 2 घंटा हुआ है वोटिंग की शुरुआत हुई, तो अभी हालांकि इस तरह की कोई वोटिंग को लेकर मतदाताओं में कोई अभी रुचि दिखाई नहीं दी है। हर मतदान केंद्र पर जो जहां पर दौरा किया गया है वहां पर देखा गया है कि इसमें तादाद में लोग नहीं निकले घरों से, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे से वोटिंग जो है तेजी से बढ़ेगी और जो मतदान केंद्र है वहां पर भीड़ होगी और लोग मतदान के लिए निकलेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है कि सुबह का जो मौसम था वो थोड़ा सा ठंडा मौसम था, इसलिए शायद लोग जल्दी नहीं निकले, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 के बाद ये वोटिंग जो है बढ़ेगी, प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं उनको ठीक कराना जरूरी है, व्यवस्थाओं को ठीक कराना जरूरी है और अधिकारियों को सड़क पर आना होगा जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ सके और मतदाताओं को दिक्कतें ना हो। जी नहीं, बिल्कुल आप नज़र बनाए रखिए संदीप, दोबारा से आपके पास आएंगे और हालात जानने की कोशिश करेंगे। तो कानपुर में कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर इंतजामिया की सुस्ती नज़र आ रही है, कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम के खराबी की खबरें भी आ रही हैं, कई पोलिंग बूथ पर लिस्ट में जो वोटर्स हैं उनके नाम नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वोटर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से पोलिंग चल रही है, 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल हुरैरा और को बता दें और नाजरीन को बता दें कि इस वक्त हमारे साथ अनिल मिश्रा साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर, और साथ ही साथ बीजेपी लीडर शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अवस्थी साहब, सबसे पहले तो आप ही से जानना चाहेंगे कि आप इस बार कितने कॉन्फिडेंट है, ये जो तीसरा मरहला है, पिछले इलेक्शन में तो शानदार जीत दर्ज कर ही ली थी, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला है सपा से। इस बार हमारा वोटिंग परसेंटेज 44% था और अब की बार 50 से कम नहीं होगा। बहुत ज्यादा अच्छा अंडर करंट है, इस बेल्ट पे बहुत काम किया गया है विकास का, और आने वाली 10 तारीख को जब पता चलेगा कि उनका अवस्थी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मेरा ऑडियो वीडियो चला गया है, मैं ऑडियो से बोल सकता हूँ। जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। तो उसपे जो ये समय आया है, ये जो समय चल रहा है, इसमें ऐसा लगता है मेरे को कि आगे 1-2 घंटे में जब वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा तो हम 50% से ऊपर जाएंगे। अनिल मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये दावा तो देखिए बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के हक में 2017 के नतीजे गए थे और जो थर्ड फेज था वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार था। अनिल मिश्रा जी, आज समाजवादी पार्टी का, क्योंकि यादव बेल्ट में चुनाव हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का सब कुछ एक तरह से दांव पर लगा होगा। हुरैरा साहब, एक तो ये कि ये पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, और मैं इसलिए ये आरोप लगा रहा हूं इनके ऊपर। प्रथम चरण का चुनाव हुआ, द्वितीय चरण का चुनाव हुआ, उसमें जो भी रिजल्ट अपेक्षित लोगों के एक अनुमानित अपने जो है वो सामने आए आंकड़े, उसके बाद में अब ये खुल करके इस बात के ऊपर आ गए हैं कि किसी तरीके से मतदान को प्रभावित किया जाए, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुके खेत पेड़ बबूल का बोया है और बबूल इनके सामने आ रहा है। ये क्या बात है इस वक्त कि पूरी की पूरी मशीनरी का हर बोल्ट जो है लापरवाह दिख रहा है। ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं, अधिकारी सड़क पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये बड़ा व्यवस्था हो नहीं रही है स्टेशन की। तो ये क्या एक जानते बूझते हुए सुनियोजित साजिश नहीं है क्या ये स्वतंत्र मतदान को प्रभावित करने का एक जो है बिल्कुल अक्षम्य अपराध नहीं किया जा रहा है? और जो आपने किया, आप नहीं कुछ कह पाए, आप तो मुगालते में रहे कि हम केवल अपने तथाकथित धर्म के आवरण में हम वोट ले जाएंगे, और जब आपने देखा कि आम जनता जागरूक है और आप फेल होते दिखाई पड़े, तो ये जानबूझ करके प्रशासनिक स्तर से आपके तिकड़म और आपकी बेईमानी का खुला नंगा नाच। नहीं, देखिए सियासत तो अलग, अनिल मिश्रा जी देखिए सियासत तो अलग है, लेकिन आज जमहूरियत के जश्न का दिन है। आज वोटर्स और जो सियासी पार्टियां और उम्मीदवार हैं उनके इम्तिहान का दिन है, और आज
जो दिन है वो वोटर्स का है, वो आवाम का दिन है कि किस पार्टी के हक में क्या फैसला करेंगे। लेकिन अनिल मिश्रा जी, जो इशू आपने उठाया है ईवीएम की खराबी का हो, पोलिंग बूथ पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का हो, ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान हिलाल अहमद साहब, जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हिलाल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। लेकिन जो अनिल मिश्रा जी आपने मुद्दा उठाया है, अभी हमने देखा कि कानपुर देहात में 2-3 ऐसे पोलिंग बूथ हैं, कन्नौज की बात करें, कासगंज की बात करें, औरैया की बात करें, कई जगहों से पहले और दूसरे फेज में भी इस तरह खबरें आई थी कि ईवीएम खराब है, और आज फिर हम देख रहे हैं। तो इंतजामिया की जो लापरवाही कही जाए, उसके जो दावे होते हैं उसमें एक तरह से सच्चाई नजर नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अवस्थी जी, तैयारियों पर तो सवाल उठता है। आज फिर देखिए कई जगहों से खबरें आई ईवीएम के खराब होने की। देखिए, ये तीसरा जो चरण है इस उसमें, और इस शुरुआती समय पर यदि हम 50 जगह पे चुनाव हो रहा है, पोलिंग हो रही है, तो उसमें कुछ बूथों पर पिछली बार भी प्रॉब्लम थी, 6-7 बूथों पे रहती थी। आपकी बार अभी जो हमको इन्फॉर्मेशन है वो 9 बूथों पर ईवीएम मशीन नहीं चल पाई है, दूसरी मशीन रिप्लेस कर दी गई है। ये पहले आधे घंटे के अंदर हो चुका है। जो ये सपा के लोग और अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, देखिए इस समय जनता ने, मैं इस समय राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कर चुका हूँ, जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है विकास को देखकर और सपा की गुंडई को देखकर। दोनों को जब कंपैरिजन करती है तो उनको लगता है कि आपकी बार एक धक्का इतना और दे दो कि सपा आने वाले 40-50 सालों तक खड़ी ना हो सके। ये 10 तारीख को ठीक है, लेकिन अवस्थी जी वो तो 10 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात जब हम ईवीएम मशीनों के खराब होने की है और वोटिंग में क्योंकि उससे असर पड़ता है, तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि कासगंज से हमारे नुमाइंदे रोहित रिपोर्टिंग कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, जहां पर ईवीएम की खराबी की खबर थी और वहां पर काफी देर से लोग वेट कर रहे थे। ऐसे में एसएचओ ने कवरेज करने से भी रोक दिया था, मीडिया पर्सन्स को वो कवरेज भी करने नहीं दे रहे थे। क्या कारण है? कोई एक पर्टिकुलर बूथ के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम, स्पेसिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वहां पे लगभग हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 30 से 40 ईवीएम मशीन एक्स्ट्रा रहती हैं हर पोलिंग बूथ पर, तो वो उसी समय रिप्लेस करी जाती है, इसलिए कोई चिंता वाला बात नहीं है। अभी आपका ठीक है, टेक्निकल इशू को तो मानते हैं ना अवस्थी जी, लेकिन फिर एसएचओ क्यों रोकते हैं? नहीं, चलिए धर्मेंद्र यादव को पहले सुन लेते हैं, इस वक्त वो बयान दे रहे हैं जी। सबसे बड़े विकल्प के तौर पे उभरे हैं, लोगों में उत्साह है उनको चुनाव जिताने का। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नाम पर चुनाव हो रहा है, वहां करहल के लोगों को सीधा उनको वोट डालने का मौका मिला है और डाल रहे हैं। अभी सुबह से मैं कुछ चैनलों को देख रहा था, तो जो भी मतदाताओं से बात हुई वो सभी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश जी के पक्ष में। क्या मुद्दे हैं जो जिसको लेकर आप प्रेरित करते हैं वोटर्स को कि वो बूथ पर आए और वोट डालें? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने जो मुद्दे लेके आए हैं, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री सिंचाई हो, फ्री यूरिया और डीएपी का सवाल हो, चाहे किसानों के लाभकारी फसलों के मूल्य का सवाल हो, चाहे नौजवानों को पढ़ाई से लेके लैपटॉप देने से लेके कन्या विद्याधन जो हमारी बहन बेटियों के लिए है, और उनको रोजगार तक जोड़ने का जो स्कीम्स आदरणीय अखिलेश यादव जी की है वो लोगों को पसंद आ रही हैं। चाहे वो गरीबों को ताकतवर और उनको मजबूत करने के लिए, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो, राशन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, या सरकारी कर्मचारियों का जो अंधकारमय भविष्य होता था रिटायरमेंट के बाद जो बीजेपी ने किया था, उस अंधकारमय भविष्य को फिर से उजाला देने का काम अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है उन्होंने, और इसलिए समाज में मैं समझता हूं अब तक की समाजवादी पार्टी हमारी जब से बनी और जब से चुनाव लड़ रही है, शायद इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है पार्टी की। लॉ एंड ऑर्डर, आतंकवादी, कोई गुंडाई नहीं। जिस बीजेपी के नेता की क्षमता हो ये कह के दिखाए कि जो कानून को मानने वाले लोग नहीं है वो वोट न दें, ये हमारे लीडर ने कह के दिखाया है कि जिसके दिमाग में अराजकता हो, जिसके दिमाग में लोगों का शोषण हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दे। ये इस बात से आप अंदाज लगा सकते हो कि हमारे नेता इन मुद्दों के प्रति कितना सख्त हैं, और उन्होंने कह दिया कि ऐसे लोगों का मुझे एहसान भी नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। इतना कोई कह के तो दिखाए। ये जो लोग गुंडे की बात करते हैं, इनके गृह मंत्री के बेटे ने क्या किया है, जरा इस बात का पहले जवाब दें। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ इस बात का जवाब दें। जो व्यापारी की हत्या हुई, कानपुर के व्यापारी जो गोरखपुर में गए थे व्यापार के सिलसिले में, उनके साथ क्या हुआ इस बात का जवाब दें। वो जो आईटी सेक्टर का नौजवान जो इंजीनियर जिसकी लखनऊ में हत्या कर दी गई, इनकाउंटर कर दी गई, इसका जवाब दें ये बीजेपी के लोग। ये किस बात की बात करते हैं? समाजवादी पार्टी
इतनी सेंसिटिव है, इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। समाजवादी पार्टी जागरूक है कि यहाँ तक कह दिया कि जिस किसी के दिल दिमाग में बात हो वो पार्टी को वोट ना दे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। लड़ने दिए, केंद्रीय मंत्री पहले भी लड़े। ये 9 में आदरणीय अखिलेश जी के खिलाफ लड़े थे, आदरणीय डिम्पल जी के खिलाफ लड़े थे, अच्छे के भी खिलाफ लड़े थे, और लड़ने के बाद इनका क्या हश्र हुआ था ये पूरा देश जानता है। इसलिए इन बातों की कोई चिंता और परवाह नहीं है। हाँ, वो अपना मंत्रालय और मजबूत शायद करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अपना स्टंट कुछ ना कुछ बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे। तो धर्मेंद्र यादव मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने एक तरह से जीत के दावे किए और डेवलपमेंट और बहुत से इश्यूज पर उन्होंने बातचीत की। हालांकि अब जीत के दावे तो तमाम पार्टियां कर रही हैं और 10 मार्च को ही एक तरह से पता चलेगा कि किसके दावे में कितना दम है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं हिलाल साहब आपके पास आना चाहूँगा। राहुल गांधी जी का जो ट्वीट आया उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ईवीएम मशीनों की खराबी या पोलिंग के दिन जो गड़बड़ी होती है और माकूल बंदोबस्त जो नहीं किए जाते, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? वोटर बड़ी मुश्किल से वोट करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, कितना कैंपेन पार्टियों को करना पड़ता है, कितना पसीना बहाना पड़ता है, और उसके बाद एक वोटर जब वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पर ईवीएम खराब है, लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इस तरह की जो गड़बड़ियां होती है, इस पर क्या कहेंगे आप हिलाल साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक बात बहुत साफ सी है, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दिनों से पूरी तरह से चरमराया हुआ है। ये पहली मर्तबा हम नहीं देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चरमरा गया है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल में देखें तो इस सूबे में आपको एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लोग जो है वो खुलेआम बयान दे रहे हैं, लोगों को पीट पीट के मार दे रहे हैं, लोगों को जो है वो पुलिस ऑफिसर्स को मार रहे हैं, पुलिस के थानों में घुस करके मारपीट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरह का पूरी तरह एनार्की फैला रखी थी उत्तर प्रदेश की, वो एनार्की जो है वो निकल करके अब तो उस एनार्की का आज इलेक्शन से क्या लेना देना है? उस एनार्की का इलेक्शन से क्या लेना देना? जो इलेक्शन की तैयारियां वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आती है ना। जी नहीं, हम आपको देखिए, सुनिए, हम आपको बस बात पूरी कर ले। तो ये एनार्की दिखा रही है, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो तो वही है, जो अफसर है वो तो वही है, जिन्होंने 5 साल तक की कोई काम नहीं किया, 5 साल तक की सिर्फ सरकार के साथ बैठे रहे हैं। अब जब उनको दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धीरे धीरे करके ये इलेक्शन हारती चली जा रही है, तो उन्होंने पूरी तरह से इसको जो है गुंडे और मवालियों के हाथ में छोड़ दिया है, जिससे कि वो आए यहाँ के ऊपर झगड़ा करे, लड़ाई करे। देख लीजिए, कहीं के पर कोई पुलिस के बंदोबस्त आप उठा करके देख लीजिए, इतना लचर पुलिस का बंदोबस्त इससे पहले आपने कब देखा था? आपको याद नहीं होगा। इसी तरह से ईवीएम मशीनें पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी तो हुए थे इलेक्शंस, वहां पर भी आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा ईवीएम मशीनें खराब नहीं सुनने को मिली थी। तो ईवीएम मशीनें लगातार खराब होना, ये सारी सब चीजें कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की इस वक्त हुकूमत है, उत्तर प्रदेश के जो इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी निराशा और हताशा दिखा रही है। और अब वो चाह रहे हैं एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रोक इस इलेक्शन में कम से कम अपनी इज्जत ही बचानी है। अवस्थी साहब, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी क्या बताएं? मैं क्या बताऊं, ये जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, और आप देखिए किस चीज को कहां से वो जोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को लड़ाता है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को आप और हम सब लोग एक ईमानदार और ऐसी संस्था मानते हैं जो बिल्कुल नॉन रिलेटेड है एनी पॉलिटिकल पार्टी से। इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो एक निराशा है, शायद हमको पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट इनको ना मिले, ऐसी सर्वे की रिपोर्ट से, मैं नहीं कह रहा, सर्वे की रिपोर्ट है कि शायद कांग्रेस को कोई भी सीटें नहीं मिल रही, कांग्रेस और आप पार्टी दोनों को। तो उसकी भी निराशा है। अब ये कहाँ निकलेगी? ये निकलेगी वहां के पुलिस अफसर के ऊपर, वहां के सिस्टम के ऊपर। और जो ये कह रहे हैं कि 5 साल का नाकामी, आज यदि भारत में कोई भी प्रदेश 12वें नंबर से दूसरे नंबर पर आया है अर्थव्यवस्था में, नहीं देखिए ये सब सियासी बातें हैं, जो बातें हिलाल साहब ने की, जो आपने की, जो अनिल मिश्रा जी ने की। देखिए ईवीएम का मसला, ईवीएम का जो मसला है, ये सियासत से उठकर इस पर बात होनी चाहिए। मशीन अगर खराब होती है, ईवीएम अगर इलेक्शन के दिन खराब होती है, जिस दिन वोट डाले जा रहे हैं उस दिन खराब होती है, तो परेशानी किसे होगी? उस वोटर को होगी जिसके लिए तमाम पार्टियों ने बहुत मेहनत की है, तमाम उम्मीदवारों ने पसीना बहाया, उस वोटर को परेशानी होगी। जी सुनिए, तो एक जगह पर अबू वगैरह साहब, जब कभी मशीन खराब होती है कोई, तो वो अगले 5 मिनट में चेंज कर दी जाती है। इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं
आपने वोट डाला है, हमने वोट डाला है, हमने बहुत सारे चुनाव लड़ाए हैं। मैं 57 सीट जो उत्तर प्रदेश की थी उसमें कम से कम जब शुरुआती समय चालू हुआ 7 बजे 6 बजे उसको मॉक टेस्ट करते हैं और मॉक में यदि ठीक नहीं होती है तो आधे घंटे के अंदर सब चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन को और इंतजामिया को नजर रखनी चाहिए और फुल प्रूफ तैयारियां होनी चाहिए। इस तरह की जो गड़बड़ी होती है ऐसे में वोटर्स जो हैं वो घरों से निकलते हैं और फिर घर लौट जाते हैं बगैर वोट डाले हुए। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ये गड़बड़ी की बातें तो होती रहती है और जितने मरहले हुए सब में ईवीएम खराबी की खबरें आई हैं। ऋषि मिश्रा जी, तीसरा मरहला, अब हम तीसरे मरहले पर पहुंच चुके हैं, थर्ड फेज है और 2017 में बीजेपी यहां से बहुत शानदार उसकी कारकर्दगी रही थी, लेकिन ये यादव लैंड है, समाजवादी पार्टी का भी बहुत कुछ आज दांव पर लगा होगा। जो ये तीसरे फेज में जो चुनाव हो रही है उसमें मंडल राजनीति जो है अपने आप में प्रभावी है। ये वह फेज है जहां पे मंडल जिसे पिछड़े वर्ग की जो राजनीति है वो प्रभावी है। और अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग इस बार विधानसभा चुनाव में जो की है उसका परीक्षा इसी फेज में मुझे लगता है। सिर्फ यादव ही नहीं, गैर यादव ओबीसी का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें जीती, उसमें गैर यादव ओबीसी का बहुत बड़ा रोल था। बीजेपी ने एक कास्ट डिस्कोर्स यहाँ पे डेवलप किया, यादव वर्सेस गैर यादव ओबीसी। और गैर यादव ओबीसी जिस प्रकार से 2017 में बीजेपी के साथ गोलबंद हुए उसी का फायदा आप सीटों में देख रहे हैं। इस बार जो है सोशल इंजीनियरिंग, अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया है गैर यादव ओबीसी को जोड़ना, यदि सिर्फ लोध को छोड़ दे, लोध जो है परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक रहा है, तो साक्य है, पाल है, यहाँ पे बघेल है, कुशवाहा है, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उसको कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस बार अट्रैक्ट करने का प्रयास किया है। मेरा सवाल यह है कि यदि अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग चल गया तो इस बार जो बीजेपी, पिछले बार जो बीजेपी की 49 सीट थी उसमें मुझे लगता है काफी संख्या में अखिलेश यादव सिंह लगाने में सफल रहेंगे। मेरे पास जो रिपोर्ट है, कानपुर शहर और बुंदेलखंड को छोड़कर 60 से 70% सीटें जो हैं जिसपे समाजवादी पार्टी को एज है, लेकिन कानपुर शहर और बुंदेलखंड में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में दिख रही है। बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में आदि 2017 में आपने देखा होगा वह क्षेत्र है जहां बीजेपी को 47% वोट मिले थे और वह क्षेत्र है जहां समाजवादी पार्टी को ऑन एवरेज जो 30-32-31% वोट मिले थे, लेकिन बुंदेलखंड में उनको 25-24% या 25% के आसपास वोट मिला था। सवाल उठता है कि बुंदेलखंड के जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रही है वहां समाजवादी पार्टी कैसे टक्कर दे पाती है, क्योंकि यहाँ पे जाटव और गैर जाटव मतदाताओं की संख्या काफी हद तक है। बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी, 2017 में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी और 2022 में अगर तस्वीर समाजवादी पार्टी को बदलनी है तो बहुत मेहनत की जरूरत होगी और इतना लंबा फासला समाजवादी पार्टी कैसे तय करेगी या दूसरी पार्टियां जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उनके नतीजे किस तरह के आएंगे। और 2017 का जो वोट शेयर था, जो नतायज आए थे और जो उसके बाद वोटिंग परसेंटेज था, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर अभी भी जिन मरहलों से आप आते हैं और अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी आपके पास वक्त है। न्यूज़ 18 उर्दू आपसे अपील कर रहा है कि फौरन अपने घरों से निकलिए और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो जाइए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी।